कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। हे महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा वज्रानी, ये जग से बचाए रखना है। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी, कृपा बरसाए रखना, महारानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्री राधा, श्री राधा। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, महारानी,
सदा ही तेरा नाम सिमरूं, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, है तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग उप्स ऑल एआई, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग जैन, गुड मॉर्निंग उर्मिला, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। सर कभी हनुमान जी के भी भजन चला दीजिए। बिल्कुल चला देंगे जी, हनुमान जी अपने हैं जी, हनुमान जी में कोई दिक्कत, हनुमान जी अपने हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है जी। आप सब बताएं क्या हाल चाल है। और पेपर आने वाले हैं तुम्हारे, घबराना नहीं है, ठीक है ना, अपना बस बेस्ट देना है। अच्छा, मैं आज शाम को एक वीडियो बना के डालूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट इज एबीसी एनालिसिस, कि डीटी और आईडीटी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप बस वो चेक कर लेना कि वो टॉपिक, अच्छा इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक और बना के डाले थे कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो टॉपिक करने हैं। मेजरली क्वेश्चन जो इनकम टैक्स और जीएसटी के बनते हैं वो उसमें से बनते हैं, वो टॉपिक मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं। अब मैं डालूंगा एबीसी एनालिसिस, ठीक है ना। अब मैं डालूंगा एबीसी एनालिसिस कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हें देखने जरूर हैं। अगर वो नहीं किए तो एक बार देख के जरूर जाना। मेजरली इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसमें से बनने के चांसेस। बिल्कुल 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 जी, ठीक है जी। टेंशन मत लो, बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास तुम्हें सबको पता है। अब तो आई थिंक पता लग गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम टोटल इनकम और पीजीपी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कल हमने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन सारे खत्म कर दिए थे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क दिए थे, 2 या 3 क्वेश्चन, वैसे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। आई होप वो क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। अब आज वाली क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, आरटीपी और एमटीपी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। देन फिर पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन बन चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए कि हाँ सर अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं जी, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इस बार के मॉक टेस्ट पेपर के, इस बार के मॉक टेस्ट पेपर का ये पहला क्वेश्चन है। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेटेज कितने नंबर की है जी, इसकी वेटेज जो है वो 15 नंबर की है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 15 नंबर का है जी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलो कि वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कम से कम मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए विद प्रेजेंटेशन। मतलब अगर ये 15 नंबर का है तो अब इसमें 15 नंबर का है तो आप 1.5 मिनट लगा लो। मतलब 15 नंबर का है तो अब 1.5 मिनट अगर आप लगा के चलोगे तो 15 मल्टीप्लाई 1.5, 15 7 22। हाँ मतलब ये लगा के चलो कि 25 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद प्रेजेंटेशन। एग्जाम की बात करूंगा, बट अभी हमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि मुझे समझाना भी है, फिर मुझे उसके कोडिंग करना भी है, मुझे क्वेश्चन पढ़ना भी सिखाना है। तो हो सकता है मेरे को 40-45 मिनट लगे, बट घबराना मत, ठीक है। बट आपको करने में 25 मिनट लगने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। आपको करने में 25 मिनट लगने चाहिए, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और तुम सब जानते हो मैंडेटरी क्वेश्चन जो बनता है वो हर बार ऐसा ही बनता है। तो क्वेश्चन को बहुत तरीके से पढ़ के चलना जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से। तो यहां पे एक बार चेक करते हैं वो क्या कह रहे हैं जी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर सुभाष। हाँ जी, मिस्टर सुभाष। तो मिस्टर सुभाष, पहली बात वो इंडिविजुअल है। मिस्टर सुभाष कौन है, एक मैन्युफैक्चरर भी है और एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, किसका, फर्टिलाइजर का एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। एज उसकी 61 साल की है, ध्यान देना, एज उसकी 61 साल की है।
तो दो बातें यहां पे नोट करने को मिली, इवन दो बातें नहीं, तीन बातें यहां पे नोट करने को मिली। पहली बात वो इंडिविजुअल है, दूसरी बात एज उसकी 60 साल या उससे ज्यादा है, और तीसरी बात जो है वो मैन्युफैक्चरर भी है। ठीक है, फिर वो कह रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ट्रेडिंग एंड P&L दे रखा है मिस्टर सुभाष का, ओपनिंग स्टॉक परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, फ्रेट, ग्रोस प्रॉफिट, फिर यहाँ पे सेल, क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। फिर यहाँ पे पहले एक बार चेक करते हैं क्रेडिट साइड में क्या है, ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं क्रेडिट साइड में क्या है। अब वो कह रहा है भाई डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी। अब डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ये इनकम जो है वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल है, तो पहली बात तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी नेट ऑफ टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स का मतलब टीडीएस काटने के बाद यहां पे दिया गया है, तो ये भी अदर सोर्स की इनकम है, इसको भी यहां से हटाना पड़ेगा। फिर आपको रेंट रिसीव हो रहा है 7,20,000 रुपए का, अगर आपको रेंट मिल रहा है 7,20,000 रुपए का, अगेन ये भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसको भी यहां से हटाना पड़ेगा। फिर आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है 18,000 का, ये माइनस करेंगे क्योंकि ये कोई इनकम नहीं है, इनकम टैक्स का रिफंड कहीं नहीं आता। इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स की इनकम है, वो अदर सोर्स में आता है, बट इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आता, तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा जी। फिर आगे जी सैलरी एंड वेरियस दे रखा है, जनरल एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, रेट्स एंड टैक्सेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, अब अगर इंटरेस्ट पेड ऑन लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स होता तो एड बैक कर देते, बट जीएसटी का इंटरेस्ट एड बैक नहीं होता, पेनल्टी एड बैक होती है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है कंपनसेटरी नेचर का। तो कंपनसेटरी नेचर का इंटरेस्ट है जीएसटी वाला, उसको एड बैक नहीं करना, बट अगर ये इनकम टैक्स का होता तो हम एड बैक कर देते। उसके बाद इनकम टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 3,45,000, पर्सनल लाइबिलिटी है, आपको इसको एड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड किया एनबीएफसी को, अभी तक तो अलाउड है। डेप्रिसिएशन 182, इसको हमें एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट्स वाला है, हमें इनकम टैक्स वाला माइनस करना है। फिर नेट प्रॉफिट हमें यहां पे निकाल के दे रखे हैं। अब सबसे मेन बात यहां पे स्टार्ट होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां से मेन क्वेश्चन खुलेगा, ठीक है ना, यहां से मेन क्वेश्चन खुलेगा, सबसे मेन बस यही है। अब अगर टर्नओवर ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 जो है वो 3,08,00,000 रुपए। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आप मेरे को बता सकते हो टर्नओवर हमें किस पर्पस के लिए दी है? ये टर्नओवर हमें किस पर्पस के लिए दी है? ये टर्नओवर हमें इस पर्पस के लिए दी है कि भाई साहब इसको टीडीएस काटना पड़ सकता है। याद है आपको, मैंने कहा था कि जब हम सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर याद करो, मैंने कहा था कि कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जहां पे लिखा होता है कि वो टीडीएस तभी काटेगा इंडिविजुअल या एचयूएफ जब उसकी पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगी बिजनेस वाले केस में, और प्रोफेशनल वाले केस में 50 लाख से ज्यादा होगी। और दूसरी बात, अब यहां पे टर्नओवर 3.8 करोड़ है तो 1 करोड़ के बाद ऑडिट करवाना कंपलसरी है, और अगर 95% की रिसीविंग एंड पेमेंट अगर ऑनलाइन है तो फिर लिमिट 10 करोड़ की है। फिर लिमिट क्या है? 10 करोड़ की लिमिट भी एप्लीकेबल होती है। तो नॉर्मल केस में लिमिट 1 करोड़ की है, बट कुछ केस में लिमिट जो है वो 10 करोड़ की भी होती है, अगर 95% पेमेंट एंड रिसीविंग जो है वो ऑनलाइन या अकाउंट पे चेक के थ्रू आती है। उसके बाद फिर वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर 24-25 वॉज अंडर वैल्यू बाय 25,000। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे? हाँ सर प्रिजम्पटिव नहीं होगा, हाँ वो बिल्कुल सही बात है, प्रिजम्पटिव एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्रिजम्पटिव की हायर लिमिट 3 करोड़ है। अब ये 3 करोड़ से ज्यादा है तो प्रिजम्पटिव का तो यहां पर मतलब ही एप्लीकेबल नहीं होता। बट प्रिजम्पटिव वाले केस में तो हम इस साल की टर्नओवर चेक करते हैं, पिछले साल की हम टर्नओवर चेक नहीं करते। तो यहां तो पिछले साल की टर्नओवर है तो मेनली टीडीएस के पर्पस के लिए दे रखी है। अब यहां पे एक बार फटाफट से आना, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू 25,000। अच्छा, अंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक कम दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कम दे रखा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमें बढ़ाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये 25,000 रुपए हमें ऐड करने पड़ेंगे, 25,000 रुपए हमें ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है? आगे देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं रेट्स एंड टैक्सेस जो दे रखा है इंक्लूड 5,000 रुपए पेड टूवर्ड्स लेट फीस फॉर हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारा पूरी क्लास का क्वेश्चन है रेंट और रेट्स जो उसमें 5,000 रुपए लेट फाइलिंग की इंटरेस्ट मतलब लेट फाइलिंग की फीस है, और किससे रिलेटेड? इनकम टैक्स। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी कि डायरेक्ट टैक्स वाले जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डिसअलाउड होते हैं। भाई डायरेक्ट टैक्स वाले जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिसअलाउड होते हैं। तो इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी होगी, अगर ये रिलेटेड है इनकम टैक्स से तो हमें ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम, सैलरी जो ऊपर दे रखी है, इंक्लूड 15,000 पे पेड ऑन ए सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू इस अकाउंटेंट। वो जल्दी बोल दो क्या करेंगे, फटाफट से बोलो मेरे बच्चों क्या करेंगे। 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं होता। अब अगर 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं है, इसने 15,000 पे कैश पे किया एक दिन में अकाउंटेंट को, तो 15 के 15,000 पे यहां पे एड बैक कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब वो कह रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 10 लाख टेकन फ्रॉम ए नो एनबीएफसी, आउट ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एंड बैलेंस वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। अब नो टीडीएस वाज डिडक्टेड व्हाइल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ क्या करेंगे जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब जो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये 10 लाख पे दे रखा है। अब ये जो है ये 10 लाख पे दे रखा है, तो भाई 10 लाख में से 2 लाख का लोन तो पर्सनल यूज किया, तो जो पर्सनल यूज के लोन पे इंटरेस्ट होगा वो तो अलाउड ही नहीं होगा ना भाई। जो बिजनेस में लोन यूज किया उस पे इंटरेस्ट अलाउड है, जो पर्सनल लोन यूज किया उस पे इंटरेस्ट तो अलाउड ही नहीं है ना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट 10 लाख रुपए के ऊपर है तो 2 लाख पर कितना आएगा, पहले तो वो निकालो जी। पहले तो 2 लाख का अलग निकाल लो, तो भैया 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख, तो 24,000 रुपए का इंटरेस्ट तो सीधा सीधा एड बैक हो जाएगा, काम खत्म भाई। 24,000 रुपए का इंटरेस्ट तो सीधा सीधा एड बैक हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये 24,000 रुपए एड बैक हो गया। अच्छा अब बैलेंस कितने का बचा, बैलेंस बचा 1,20,000। अब बैलेंस बचा 1,20,000 तो 96,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी बैलेंस बचा, मतलब 1,20 में से 24 गए तो 96,000 रुपए। अब ये 96,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है इसके लिए लोन बिजनेस वाला था, तो वैसे तो अलाउड है, बट उसने बोला पेमेंट के टाइम पे टीडीएस नहीं काटा। अब तुम सब जानते हो भाई अगर टीडीएस नहीं काटेंगे, हेलो, अगर टीडीएस नहीं काटेंगे और अगर पेमेंट कर रहे हैं इंडिया से बाहर या एनआर तो 100% डिसअलाउड, और अगर पेमेंट इंडिया में कर रहे हैं रेजिडेंट को कर रहे हैं तो 30% डिसअलाउड, 70% अलाउड। तो 96,000 रुपए का 30% अगर मैं निकालूंगा तो 28,800 रुपए ये भी हमें एड बैक करने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, 24,000 रुपए ये हमें जोड़ने पड़ेंगे, 24,000 रुपए ये हमें एड बैक करने पड़ेंगे, और 28,800 रुपए ये हमें एड बैक करने पड़ेंगे क्योंकि ये डिस अलाउड है। बाकी 70% जो है वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 30% जो है वो डिस अलाउड है क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या इसको लॉक कर सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है मिस्टर सुभाष ने पे किए 45,000 रुपए चेक से ड्यूरिंग द ईयर टूवर्ड्स ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो इसकी तो वो डिडक्शन क्लेम करेगा 80D के अंदर, इसकी तो वो क्या क्लेम करेगा 80D में डिडक्शन क्लेम कर लेगा, और 50,000 रुपए की लिमिट होती है क्योंकि एज उसकी 60 और मोर है। फिर आगे वो कह रहा है जनरल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है 20,000 रुपए पेड बाय चेक टूवर्ड्स एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन सोवनियर रिलीज बाय पॉलिटिकल पार्टी ना, डिसअलाउड है। याद करो सेक्शन नंबर 37(2)(b), याद है 37(2)(b), अगर पॉलिटिकल पार्टी की मतलब पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में, पैम्फलेट में, सोवनियर में एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो खर्चा डिसअलाउड होगा, वो खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड होगा। तो ये हमें एड बैक करना पड़ेगा 20,000 रुपए। आगे देखो, ही रिसीव इनकम टैक्स रिफंड ड्यूरिंग द ईयर विच इंक्लूड 2,000 रुपए टूवर्ड्स इंटरेस्ट। अब ये 2,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये हमारी अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है ना। 2,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो हमारी अदर सोर्स की इनकम है, बस ये पर ध्यान देना। अब अगले पॉइंट पर हो, फिर वो कह रहे हैं डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया गया इज एज पर इनकम टैक्स रूल्स 1962। लो जी, ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो ऊपर डेप्रीसिएशन जो दिया है वो एज पर इनकम टैक्स रूल्स है, मतलब वो सही है भाई। जो हमें ऊपर डेप्रीसिएशन दिया है वो एज पर इनकम टैक्स रूल्स है, मतलब वो सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रीसिएशन ऑन ए न्यू मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज जो है वो 23 सितंबर 24 को है। वो कह रहा है उस डेप्रीसिएशन में ना बस ये इंक्लूड नहीं है, उस डेप्रीसिएशन में बस ये इंक्लूड नहीं है, मतलब इसको हमें और डेप्रीसिएशन देना है।
तो आपने पुट टू यूज कब किया? 23 सितंबर। तो यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है। तो मशीन कितने की है जी? 3,10,000। तो 3,10,000 रुपए का 15% डेप्रिसिएशन। सर पैम्फलेट वाला डिडक्शन नहीं, नहीं बेटे, डोनेशन का मिलता है वो डोनेशन का मिलता है इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के थ्रू जी। ठीक है, 3,10,000 रुपए का 15% जो है वो आएगा 46,500 रुपए का, ये आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बंदा मैन्युफैक्चरर भी है। हेलो भाई साहब, ये बंदा क्या है? ये बंदा मैन्युफैक्चरर भी है। अब ये बंदा मैन्युफैक्चरर भी है तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात भी हो सकती है। मैं दोबारा बोलूंगा, ये बंदा क्या है? ये बंदा मैन्युफैक्चरर भी है, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात भी हो सकती है। तो 3,10,000 रुपए का 20% जो है इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। हाँ, तो व्हीकल है तो क्या हो गया भाई? व्हीकल है तो क्या हो गया? व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज होगा तो एडिशनल मिलेगा, बिल्कुल जी। व्हीकल अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज होगा तो वो मिलेगा ना, सिंपल सी बात। वो कह रहे हैं न्यू मशीनरी आपने परचेस की है, अब न्यू मशीनरी है, वो मैन्युफैक्चरर है और लिखा तो है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है एडिशनल की बात होगी जी। तो भाई रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता, ऑफिस एम्प्लॉइंस पे नहीं मिलता, बट अगर कोई व्हीकल, अगर कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग में पर्पस में यूज हो रही है तो एडिशनल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उस पर एडिशनल? साफ साफ वो कह रहे हैं जी। तो बिल्कुल वो एडिशनल क्लेम कर सकता है, बिल्कुल वो एडिशनल क्लेम कर सकता है। आगे देखो, अब उसने एडवांस टैक्स पे किया 15 लाख का, इसका क्या करोगे? बिल्कुल बाद में जो टैक्स आएगा उसमें से माइनस करेंगे भाई, बिल्कुल बाद में जो टैक्स आएगा उसमें से माइनस करेंगे कुछ। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी आपको कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया या नहीं किया, बट अगर कुछ नहीं कहा तो हम खुद एज्यूम नहीं करके आएंगे उसने मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया, तो वहां पे अगर नॉर्मल देकर भी आओगे तो भी चलेगा जी। आगे देखो, अब ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर बोथ टैक्स रिजिम से निकालना है भाई साहब, बोथ टैक्स रिजिम से निकालना है, मतलब डिफॉल्ट से भी निकालना है और नॉर्मल से भी निकालना है। अच्छा, अगर मैं डिफॉल्ट से निकालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई साहब डिफॉल्ट, हाँ जी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? डिफॉल्ट वाले केस में तो सिंपल सी बात है, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेंगी, 80D वाली नहीं मिलेगी, मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगी 80D वाली, क्योंकि 80 सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। और दूसरा, मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम से निकालूंगा, बट अगर नॉर्मल स्कीम से निकालूंगा तो 80D की भी डिडक्शन मिलेगी और मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा जी। भाई साहब क्वेश्चन अच्छा, भाई क्वेश्चन अच्छा है, तो कराओ इसको, हाँ नहीं करें इसको, बोलो 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 फटाफट से बोलो, करें इसको क्या? क्या कर लें इसको? जल्दी बता दो मुझे फटाफट से। बोलो, खेलना स्टार्ट करें जी? करना ही पड़ेगा काबा सर, कैसी बात कर रहे हो, करना ही पड़ेगा। आ जाओ फिर फटाफट से जी, आ जाइए। लो जी, अब यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन। लो जी, यहां पे हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ। सर होमवर्क दे दीजिए, कर लेंगे। वाह मेरे बच्चे, होमवर्क तो तुम्हें बहुत बार दिया, पहले भी क्लासेस में भी दिया, अब होमवर्क देने का टाइम नहीं है। होमवर्क कुछ और दूंगा ना, होमवर्क भी दूंगा, टेंशन मत लिया करो कुंदन, तुम्हें होमवर्क दूंगा मेरे बच्चे। होमवर्क क्यों नहीं दूंगा बताओ? होमवर्क के बिना काम कैसे चलेगा? असेसमेंट ईयर 25-26। अच्छा पहले ऐसा करें, पहले डिफॉल्ट स्कीम से निकालें या नॉर्मल स्कीम से निकालें? बताओ, पहले डिफॉल्ट से निकालें या नॉर्मल से निकालें? तो डिफॉल्ट से निकाल लेते हैं जी। तो ऐसा करते हैं, अंडर, फिर रेगुलर से निकाल लेंगे, बट रेगुलर निकालने के लिए मैं दोबारा नहीं करूंगा, डिफॉल्ट में ही कुछ एडजस्टमेंट कर दूंगा, उससे ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्कीम में निकल में आ जाएगा जी। हाँ, साइड बाय साइड दोनों स्कीम भी कर सकते हैं, बट तृष्णा इतना लंबा करना क्यों है? आप ये बताओ ना, इतना लंबा करना क्यों है, मैं ये बताओ आप।
भाई हम डिफॉल्ट स्कीम से निकाल लेते हैं। अब जो डिफॉल्ट स्कीम में आएगा उसमें दो ही तो फर्क पड़ेंगे, बस एक हमें डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी, एक हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन और देना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम से हो जाएगा। तो मैं सारा क्यों करूंगा, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, इतना बिना बात के टाइम वेस्ट कर रहा हूं, नंबर उतने ही मिलने हैं। तो पहले नॉर्मल से निकाल लो, उसी में फिर एडजस्टमेंट करके नॉर्मल से निकाल लो जी। अब यहां पे आ जाओ जी फटाफट से जी। तो यहां पे वही टेबल, तो देखो यार टेबल तो अब तुम्हें रट जानी चाहिए। देखो टेबल तो अब तुम्हें रट जानी चाहिए। अब तुम ये नहीं कह सकते सर कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ये फॉर्मेट फिक्स है, ये फॉर्मेट फिक्स है जी। हाँ तो पेपर में भी ऐसे ही करेंगे बाबू, पेपर में वैसे करेंगे। अब यहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी यहां पे नहीं है, तो पहला तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो खत्म हो गया, ठीक है। आगे फिर आओ जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आएगी, यहां पे देखो जी आपको रेंट मिल रहा है, यहां पे आपको रेंट मिल रहा है, यहां पे ये रहा, ये आपको रेंट है 7,20,000 रुपए का, यहां पे रेंट मिल रहा है। तो लिखो यहां पे जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहां पे एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स। अब जबकि म्युनिसिपल टैक्सेस में कुछ है ही नहीं, तो एनुअल वैल्यू आपकी यहां पे निकल के आ रही है 7,20,000 माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो 30%, तो 7,20,000 रुपए का 30%, 2,16,000, 2,16,000, तो माइनस में 7,20,000, तो 5,04,000 रुपए की इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 5,04,000 रुपए, ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है जी। तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, इनकम अंडर हेड पीजीबीपीज, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। अब यहां पे लिखो जी, सबसे पहले यहां पे बेस क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट में दे रखा है यहां पे 75,43,815, ये हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है जी, ठीक है। ये हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब इसमें यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले क्या ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर या पेमेंट्स डेबिटेड, पेमेंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट बट नॉट अलाउड अंडर हेड पीजीबीपीज। मतलब ऐसी चीजें जो डेबिट की हुई हैं बट वो डेबिट होनी नहीं चाहिए, याद है वो जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे ऐड कर देंगे। अब सबसे पहला यहां पे क्या ऐड करेंगे, लिखो जी। तो पहला है फी फॉर लेट फीस, फी फॉर लेट फीस, फी फॉर लेट फीस, फी फॉर लेट फाइलिंग, सॉरी, फी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न डिसअलाउड, ये डिसअलाउड है। कितना जी आपका 5,000 रुपए की ये वाली आ गई, 5,000 रुपए का ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट इन कैश डिसअलाउड अंडर सेक्शन
48,3 सिंस एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से ज्यादा है तो वो क्या होगा जी, डिस अलाउड होगा। और कितने जी यहाँ पे 15,000 रुपए यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जी, 15,000 रुपए यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद तीसरा, फिर यहां पे आ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी ऑन लोन। अब यहां पे आप लिखोगे फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज डिस अलाउड। अब पर्सनल यूज के लिए कैसे कैलकुलेशन करोगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख, तो यहां पे कितना आएगा जी, यहां पे 24,000 रुपये आएगा। सर एक्सेस डिसअलाउड नहीं होता ना 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 ना, पूरा होता है बेटे, एक्सेस वाला कोई सीन नहीं है। अगर 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट है तो सारा का सारा डिसअलाउड है जी, एक्सेस वाला कोई मुद्दा नहीं यहां पे जी। अब उसके बाद यहां पे आओ, फॉर बिजनेस यूज disallowed since TDS not deducted and paid, और यहां पे 30% लिख लेना, 30% डिसअलाउड, यहां पे 30% डिसअलाउड आएगा जी। तो यहां पे आएगा 1,20,000 रुपये इंटरेस्ट है 10 लाख का, और 8 लाख पे कितना बना, और उसका 30%, उसका 30%, तो 28,800 रुपए, 194 ए जी, 194 ए, 28,800 रुपये निकल के आ गया जी। ठीक है जी, माइनस, सॉरी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर towards an advertisement in a souvenir published by political party disallowed under section 37(2)(b), और कितना यहां पे 20,000 रुपए यहां पे निकल के आ रहे हैं, 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 यहां पे निकल के आ रहा है। अब अगला पॉइंट यहां पे क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, ये है 3,45,000 रुपए, 3,45,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू बाय ₹25,000, तो ये 25,000 रुपए यहां पे आपने ऐड कर दिए। अब बताओ यहां पे जी, कहां पे, एडवर्टीजमेंट इन ए सोवनियर पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी, एडवर्टीजमेंट इन ए सोवनियर पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी। अब बताओ यहां पे टोटल कितना ऐड हो रहा है, यहां पे टोटल कितना ऐड हो गया, अगर मैं काउंटिंग करता हूं यहां पे तो 5,000 प्लस में 15,000, ठीक है जी, प्लस में 24,000, प्लस में 28,800, ठीक है, प्लस में 20,000, प्लस में 3,45,000, और प्लस में 25,000, तो यार है 4,62,800 रुपए ये ऐड हो गया, 4,62,800 रुपए। सर पॉलिटिकल पार्टी वाला तो 35 में भी है, 35 में कहां है यार, 35 में साइंटिफिक रिसर्च वाला है, 35 में साइंटिफिक रिसर्च वाले जी। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को टोटल करके कितना आ गया जी, 4,62,800, और प्लस में यहां पे आ रहा है 75, कितना आ रहा है जी यहां पे 75, आपने निकाला यहां पे 75, 43,815, तो इसमें 75, 43,815, तो टोटल आ रहा है 80,000
यहां पे आ रहा है 880,06,615 इतना आ रहा है जी। हाँ जी, एक बार चेक कर लेना, इतना ही निकल के आएगा आपका जी। ठीक है सर, क्वेश्चन में जो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं उनके लिए हम भी यूज कर सकते हैं, लाइक एफ आई, हाँ एफ आई ए वाई आप यूज कर सकते हो जी। 37 टू बी है मेरे भाई, 35 टू बी नहीं है, 37 टू बी है जिसमें डिसअलाउड होता है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे लिखो लेस। अब लेस में क्या करना है, इनकम चार्जेबल टू अदर हेड ऑफ इनकम बट क्रेडिटेड, इनकम चार्जेबल टू अदर हेड्स ऑफ इनकम बट नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। अब ये इनकम जो है वो पीजीपी में टैक्सेबल नहीं है, ये इनकम पीजीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है। अब एक बार चेक करना कौन कौन सी है। तो पहला तो यहां पे आ रहा है डिविडेंड वाला जी, पहला यहां पे आ रहा है डिविडेंड। ये क्या हो गया, लिखो यहां पे डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। अब डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी हमें मिल रहा है 17,20,000 रुपए, और ये ग्रोस है और हमें ग्रोस ही लेना होता है। ठीक है ना, इसको यहां से माइनस कर दिया। अब उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी, यहां पे दे रखा है ये नेट ऑफ टैक्स, मतलब टीडीएस काट के दे रखा है। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको अदर सोर्स में जोड़ूंगा तो ग्रोस करके जोड़ूंगा, ध्यान रखना चाहिए। ये तो ग्रोस ही है, ये नेट है। जब मैं अदर सोर्स में जोड़ूंगा तो ग्रोस करके जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें टीडीएस कट चुका है। और जब अदर सोर्स की इनकम दिखाऊंगा तो ग्रोस करके दिखाऊंगा, क्योंकि टीडीएस बाद में माइनस होगा, टीडीएस बाद में माइनस होगा। तो गलती से 1,08,000 वहां पे मत जोड़ देना। अब यहां पे जो है वो 1,08,000 है, ठीक है जी, 1,08,000। उसके बाद यहां पे रेंट रिसीव है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है 7,20,000। एक सेकंड रुकना जी, ठीक है जी, यहां पे 7,20,000 पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ठीक है जी, तो यहां पे 7,20,000 पे आ रही है। अच्छा इसमें ना लिख देना, यहां पे क्यों आप इसको यहां से बाहर निकाल रहे हो, सिंस टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स। ये क्यों बाहर निकाल रहे हो, सिंस टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स, इसलिए बाहर निकाल रहे हैं। ये रेंट रिसीव बाहर क्यों निकाल रहे हो, सिंस टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना पड़ेगा रीजन जी कि आप क्यों बाहर निकाल रहे हो। उसके बाद यहां से फिर इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, ये आपका टैक्सेबल ही नहीं होता किसी भी हेड में। सर ये टैक्सेबल क्यों नहीं होता, मेरे बच्चे पर्सनल है ना, तो आपका ये तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी जब डिस अलाउड करते हैं क्योंकि वो पर्सनल लाइबिलिटी है, तो इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल क्यों होगा भाई। आप सिंपल सी बात सुन रहे हो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी को आप एड बैक करते हैं क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी है, तो इनकम टैक्स का रिफंड भी एड बैक क्यों होगा, वो तो फिर गलत नहीं हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स की लाइबिलिटी गवर्नमेंट कह रही है हम उस पर उसको बाहर निकालो, ठीक है ना, वो कोई तुम्हारा खर्चा नहीं है। तो जब खर्चा नहीं माना तो जब पैसा मिलेगा तो उसको इनकम क्यों मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ इसका जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो 18,000 रुपए का रिफंड है वो यहां से माइनस करना है। अब इसमें एक चीज बस और यहां पे माइनस करनी है हमें, दैट इज डेप्रीसिएशन। यहां पे माइनस करनी है डेप्रीसिएशन। सर टैक्सेबल नहीं होता बट कैपिटल गेन ऐड होगा ना इनकम टैक्स रिफंड में, मतलब कैपिटल गेन में ऐड होगा इनकम टैक्स रिफंड, ये कब पढ़ा भाई, ये कहां पढ़ा आपने, हेलो भाई साहब। डेप्रीसिएशन लिखो जी, ओनली नॉर्मल डेप्रीसिएशन सिंस डिफॉल्ट स्कीम। सिंस डिफॉल्ट स्कीम ले रखी है
तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो यहां पे आप देखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,10,000 का 15% अगर मैं निकालता हूं जी, 3,10,000 रुपए का 15%, ये आएगा 46,500, ये 46,500 आएगा जी। सर डेप्रिसिएशन ऐड बैक ना करके बस जो न्यू वाला है वो माइनस कर दें अलग से तो नहीं? हाँ तो वही तो किया मैंने तो वो ऐड बैक किया ही नहीं भाई। मैंने ऐड बैक क्यों नहीं किया? ऑब्वियस बात समझो ना, जब उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया कि वो डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है ना वो इनकम टैक्स वाला ही है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना उसका, मैंने सिर्फ एडिशनल की एडजस्टमेंट दिखाई है। वो तो फिर डबल काम हो जाएगा कि पहले ऐड करके फिर सेम माइनस करूंगा और फिर एडिशनल वाला ना ना ना। जब उसने बोल दिया कि वो इनकम टैक्स वाला ही है तो ऑलरेडी वो माइनस है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे उसका। अब यहां पे एक बार चेक करना माइनस में क्या होगा, 17,20,000, 1,08,000, ठीक है। फिर यहां पे 7,20,000, फिर यहां पे 18,000, फिर यहां पे 46,500, तो ये आ गया 26,12,500 रुपए आ रहा है जी। अगर मैं चेक करूंगा 26,12,500 रुपए, ये माइनस होना है माइनस। अब यहां पे कितना आ रहा है 26,12,500, इसमें से माइनस करना है तो ये 80,06,615 में से माइनस 80,06,615 में से माइनस करना है तो 5394,5394,115 ये आपका निकल के आ रहा है इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। ये मेरी इनकम आ रही है पीजीपी की। सर कैपिटल गेन में नहीं, वो इनकम टैक्स रिफंड कहां आएगा भाई? मेरे कहीं नहीं आएगा यार। क्यों आएगा इनकम टैक्स रिफंड आप बताओ? वो तुम्हारी इनकम है क्या? आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया था तो वो आपको वापस मिल रहा है, तो इनकम कहां से? वो तो तुम्हारा पैसा ही है। मतलब इनकम क्या, इनकम कैसे होती है रिफंड बताओ? तुमने गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया, गवर्नमेंट तुम्हें वो वापस कर रही है, तुम्हारा ही पैसा तुम्हें वापस कर रही है, तो इनकम कहां से आई? नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये मेरा पीजीपी है ना, अब ये मेरा पीजीपी है, ठीक है जी। ये मेरा जो है वो पीजीबीपी यहां पे निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीपी हो गया। अब यहां पे लिखो इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। कुछ भी नहीं है, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है। अब यहां पे आ जाओ कैपिटल गेन के बाद, अब यहां पे आओ इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्स की इनकम यहां पे आएगी जी। अदर सोर्स की इनकम अब बताओ क्या क्या आएगी? एक तो डिविडेंड आएगा जी, एक तो डिविडेंड आएगा, यहां पे आएगा डिविडेंड इनकम। कितनी दे रखी है? 17,20,000 रुपए की डिविडेंड इनकम दे रखी है जी। 17,20,000 रुपए की डिविडेंड इनकम दे रखी है। उसके बाद फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन एफडी। अच्छा अब ये तो ग्रोस है, ये तो हमें ग्रोस ही लेना है, ये नेट है, इसको ग्रोस करो। अब नेट कितना था? 1,08,000, 10% टीडीएस कट गया होगा तो मतलब ये 90 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई 100, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 90 परसेंटेज निकालूंगा तो 1,20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट आएगा वो यहां पे ग्रोस आएगा जी। वो यहां पे क्या आएगा? ग्रोस आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये 2,000 रुपए का है जी। अब अदर सोर्स की इनकम कितनी आ गई जी? यहां पे 2,000 प्लस में 17,20,000 तो 18,42,000 रुपए अदर सोर्स की इनकम आ रही है जी। ठीक है ना, 18,42,000 रुपए अदर सोर्स की इनकम आ रही है। अब यहां पे एक बार चेक करना टोटल कितना आ रहा है जी। ग्रोस टोटल इनकम देखो एक बार जी। अब यहां पे आपकी ग्रोस टोटल इनकम देख लो, यहां पे ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम यहां पे कितनी आ रही है? 18,42 प्लस में 53,94,115 और प्लस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आपने ऊपर निकाली थी यहां पे 5,04,000, तो ग्रोस टोटल इनकम आ रही है 7,74,0115।
77 यहाँ पे आ रहा है 7740,115, ये ग्रोस टोटल इनकम आ रही है। ठीक है ना, ये ग्रोस टोटल इनकम आ रही है। अब इसमें से माइनस होती हैं डिडक्शंस। अच्छा, अब डिडक्शन अलाउड ही नहीं है जी, डिडक्शन अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 80D, वो जो इंश्योरेंस वाली है, नॉट अलाउड सिंस डिफॉल्ट स्कीम, तो यहां पे कुछ आएगा ही नहीं जी। ठीक है जी, यहां पे कुछ आपका निकल के आएगा नहीं। सर 1,20,000 की कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दो। गणेश भाई सुन मेरी बात, तेरे को इंटरेस्ट मिला 1,08,000, वो नेट ऑफ टैक्स है, मतलब उसमें 10% टीडीएस कट चुका है। अब 10% टीडीएस अगर कट चुका है तो वो कितने के बराबर है? वो 90 के बराबर है ना। तो अगर वो 90 के बराबर है तो उसको 100 पे लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1,20,000 आएगा। ठीक है जी, तो अब यहां पे आपका आएगा, अब ये डिडक्शंस आपको मिलनी नहीं, अब आपकी टोटल इनकम यहां पे आ जाएगी जी। टोटल इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ तो आएगा 7740,120, ये टोटल इनकम आएगी जी। ठीक है जी, ये टोटल इनकम आएगी। ऑल द बेस्ट प्रशांत, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे। ठीक है, 7740,120, ये मेरी टोटल इनकम आएगी। अब इस पे निकालना है टैक्स। अब इस पे क्या निकालना है? मुझे टैक्स निकालना है। अब यहां पे निकाल लेते हैं टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जी। अब यहां पे आ जाओ जी। तो यहां पे सबसे पहले पहले यहां पे टेबल बना लो जी। फर्स्ट 3 लाख पे बनेगा नील, फिर नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट 5% बनेगा 20,000। नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 10% यहां बनेगा 30,000। फिर यहां पे आएगा नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट 15%, यहां बनेगा 30,000। फिर यहां पे नेक्स्ट 3 लाख, 12 लाख से 15 लाख 20%, ये बनेगा 60,000। और यहां पे बैलेंस जो है, बैलेंस 15 लाख से ऊपर कितने हैं जी? बैलेंस 15 से ऊपर हैं 7740,120 माइनस में 15 लाख, तो बैलेंस 6240,120 एट द रेट 30%, तो ये बनेगा 18,72,036। ठीक है जी। अब उसके बाद यहां पे देखो जी फाइनल कितना आएगा जी। अब यहां पे फाइनल आएगा, यहां पे इसमें 1,40,000 जोड़ दिया तो 20,12,036 ये आएगा टैक्स। अब इसमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा जी, इसमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो इसमें आप प्लस में सरचार्ज एप्लीकेबल करोगे 10%, क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है। तो 20,12,036 का 10%, तो 201,203.6। ठीक है जी। अब यहां पे टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, तो 20,12,036 करूंगा तो 221,329.6। अब इसमें एमआर नहीं मिलेगा जी, क्योंकि ऑलरेडी इनकम 70 लाख है, तो 50 लाख से 20 लाख ऊपर है, इतना टैक्स तो नहीं बढ़ा होगा। तो इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब यहां पे 4% निकाल दो इसका जी, तो आएगा 88529.584। अब इसको उसमें जोड़ दूंगा 2213,239.6, तो ये आ रहा है जी आपका, अगर मैं यहां पे काउंटिंग करूंगा 23,01,769.1, और राउंड ऑफ करने के बाद आएगा जी फाइनल टैक्स
आफ्टर राउंडिंग ऑफ 2301770, ये इसका आंसर है। सर डायरेक्ट अप टू 15 लाख कर सकते हैं, कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये इतना आंसर आएगा 2301770, ये आपका आंसर निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हेलो भाई साहब, ओए खत्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन, अभी तो डिफॉल्ट स्कीम से हुआ है, अभी नॉर्मल स्कीम से भी इनकम निकालनी है, फिर नॉर्मल स्कीम से भी टैक्स निकालना है। बच्चा कह रहा है ऐसे की तैसी 25 मिनट में क्वेश्चन करके दिखा दो आप ना, 25 मिनट में करना का बस। सर कैसे कर लेंगे 25 मिनट में, हैं? नहीं, ये इंस्टीट्यूट चाहता है, देखो मैं नहीं चाहता, मेरे कोडिंग तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मेरे कोडिंग तो यहां पे बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी। हाँ, इसमें से एडवांस टैक्स पे माइनस करेंगे जी, इसमें से एडवांस टैक्स उसने कितना पे किया था जी, इसमें से एडवांस टैक्स उसने यहां पर पे किया था, हमें कहां पे गया वो क्वेश्चन, कहां पे है एडवांस टैक्स, कितना रहा, ये रहा। इसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे 15 लाख रुपए, और इवन टीडीएस भी माइनस करेंगे जी, इवन टीडीएस भी माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से 15 लाख रुपए का एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, और वैसे तो यहां पे रिफंड आएगा फिर तो जी, यहां पे तो रिफंड बनेगा। टैक्स कितना आ रहा है आपका, अच्छा नहीं, बैलेंस बचेगा आपका जी, इसमें से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे जी, तो माइनस कर दो यहां पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पेड 15 लाख रुपए, एडवांस टैक्स पेड 15 लाख रुपए जी, ये माइनस करेंगे, और माइनस में टीडीएस डिडक्टेड, तो टीडीएस आपका था 1,08,000 था ना, तो 1,08,000 था, 1,08,000 था, तो 1,20,000 माइनस में 1,08,000, तो टीडीएस कटा था आपका 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए का टीडीएस भी कटा था आपका जी, ठीक है ना, तो 12,000 रुपए का टीडीएस भी था आपका। तो इसमें से अगर 12,000 प्लस में 15 लाख माइनस में 2301770, तो यार है 789,770 आ रहा है। सर हाँ आ जाता है ऐसा सम एग्जाम में, ऐसा ही आता है भाई साहब, ऐसा ही सम आता है एग्जाम में जी, ठीक है ना, ऐसा ही सम एग्जाम के अंदर आता है, बस ये पर ध्यान देना जी। एक सेकंड रुको जी, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आंसर ही मैच ना हो रहा हो। एक बार एमटीपी के आंसर है किसी के पास, ये एमटीपी 1 का क्वेश्चन है, एमटीपी 1 का क्वेश्चन है, एक मिनट रुको। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इन्होंने आंसर बस यहीं तक निकाला है जी, इन्होंने आंसर बस यहीं तक निकाला है, इन्होंने आंसर टीडीएस माइनस करने के बाद निकाला ही नहीं है, मतलब इन्होंने जो आंसर निकाला है ना बस यहां पे निकाला है जी, एमटीपी इन्होंने यहां तक ही निकाला है, यहां तक, ठीक है जी। अगर मैं एमटीपी के आंसर चेक कर रहा हूं 2301770, ये आंसर निकाला है बस इन्होंने यहां तक जी, ठीक है जी। हाँ दोनों स्कीम से बोलते हैं जी। सर ऐसा क्वेश्चन मे 25 में आया भी है, नहीं आया है बट सेम क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें दोनों स्कीम से क्वेश्चन करना पड़ता हो, जिसमें दोनों स्कीम से क्वेश्चन करना पड़ता हो। मेरे कोडिंग तो वैसे टीएस इवन एक मेरे ख्याल से इसमें डिविडेंड भी तो दिया हुआ है, इसमें डिविडेंड वाला टीडीएस भी आएगा जी, इसमें डिविडेंड भी तो दिया हुआ आपको। डिविडेंड कितना दिया हुआ है आपको, डिविडेंड की इनकम जो दी है वो इनकम दी है 17,20,000, तो 17,20,000 रुपए का इसमें 10% टीडीएस वो भी यहां पे आएगा जी, जो आपको डिविडेंड मिला है तो यहां पे 10% टीडीएस वो भी यहां पे आएगा जी, ठीक है जी। सर पेबल नहीं मांगा होगा, इन्होंने क्या मांगा है क्वेश्चन में, क्या मांगा इन्होंने, एक बार क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन में इन्होंने मांगा क्या है, क्वेश्चन में मांगा टैक्स लाइबिलिटी मांगी है, हाँ तो फिर टैक्स लाइबिलिटी मांगी है तो अगर हम यहां तक भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा जी, अगर इन्होंने टैक्स लाइबिलिटी मांगी है ना, अगर हम यहां तक भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर वो पेबल और रिफंडेबल मांगते फिर माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। ये जो हमारा इसमें अब डिविडेंड वाला भी टीडीएस माइनस होगा, उसके बाद जो आएगा वो पेबल आएगा,
उसके बाद जो आएगा वो पेबल आएगा, बट इन्होंने लाइबिलिटी मांगी है तो लाइबिलिटी वाला केस हम यहां तक भी खत्म कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप ये माइनस नहीं भी करके आए ना तो इसके तुम्हें कुछ अलग से नंबर नहीं मिलने, अगर करके आ रहे हो तो भी नहीं मिलने, नहीं करके आ रहे हो तो भी नहीं मिलने। भाई सिंपल सी बात है, यहीं तक इसको क्वेश्चन करना है। यस 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 यस। नहीं वो नहीं आएगा उर्मिला, वो नहीं आएगा जी। 28,800 का टीडीएस नहीं है नालायक, वो खर्चा डिसअलाउड है, वो टीडीएस थोड़ा कट है उसमें से, वो तो डिसअलाउड है जी। ठीक है चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे लिखो कंप्यूटेशन, यहां पे लिखो कंप्यूटेशन। अब हमें निकालना है नॉर्मल स्कीम से, हमें निकालना है नॉर्मल स्कीम से। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल टैक्स रिजिम। ठीक है अंडर नॉर्मल टैक्स रिजिम। अब यहां पे फटाफट से आओ जी। अब मेरे को ये बता दो, आपने ग्रोस टोटल इनकम जो निकाली है, ग्रोस टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो निकाली है वो आपने निकाली है 7740,115, ये निकाली है आपने। अब इसमें से पहले तो माइनस कर देंगे लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो 3,10,000 रुपए है, उसका 20%, तो 62,000 रुपए तो पहले एडिशनल माइनस कर दो। ठीक है जी 62,000 रुपए एडिशनल माइनस कर दो, और फिर यहां पे आपका आएगा ग्रोस टोटल इनकम अंडर नॉर्मल रिजिम। तो ग्रोस टोटल इनकम अंडर नॉर्मल रिजिम कितना आएगा, 7740,115 माइनस में 62,000, यह आएगा 7678,115। इसमें से माइनस कर दोगे अब डिडक्शन जी, माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कितने की है जी, 45,000 रुपए की। ठीक है ना 45,000 रुपए की आप यहां पे डिडक्शन माइनस कर दोगे बस। 80 वो 80 पॉलिटिकल पार्टी वाली माइनस मत कर देना जी, मैं दोबारा बोलूंगा पॉलिटिकल पार्टी वाली माइनस मत कर देना। ठीक है ना, वो डोनेशन नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट की है, वो डिसअलाउड होता है। अगर आपने डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टी में तो उस केस में वो डिडक्शन मिल जाती है 80GGC में, बट इसमें से नहीं आएगा जी। ना 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 पूरा क्यों दिखाना है इसमें भाई, पूरा नहीं दिखाना होता, इसी को दिखाना है बस आपको। अब यहां पे टोटल इनकम आ रही है जी आपकी 7678,115 माइनस में 45, तो आएगा 7633,115 यार है। और टोटल इनकम राउंड ऑफ करके कितनी आ रही है 7633,120 ये आ रही है। ठीक है ना 7633,120 ये आपकी इनकम निकल के आ रही है। अब इस पे टैक्स निकाल दो जी। अब 61 ईयर की एज है ना, तो ऐसा करते हैं अप टू 10 लाख, तो 10 लाख पे बनता था 1,10,000। ठीक है, और बैलेंस इनकम जो है, बैलेंस इनकम इसमें से 10 लाख अगर माइनस कर दूंगा तो बैलेंस इनकम कितनी बची जी, वो बची 6633,120 का 30%, इस पे 30%, तो आएगा 1989,934.5। इसमें 1,10,000 जोड़ देंगे तो 20,99,934.5 इतना आ रहा है जी मेरे ख्याल से जी। ठीक है जी, इतना आपका शायद मेरे ख्याल से यहां पे निकल के आएगा जी। ठीक है, अब इसमें आप सरचार्ज जोड़ दोगे @ 10%। अब इसमें 10% यहां पे सरचार्ज आएगा जी, तो आएगा 20,9993.45। अब इसमें 20,999,34.5, तो आएगा 23,09,927.95। ठीक है, और इसमें अब 4%
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आएगा 92,397,1.18, तो टोटल आ गया 2309,927.95, तो बैलेंस आ गया 24,02,325.068, तो राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा 24,02,330, ये आंसर आएगा जी। ठीक है जी, 24,02,330 ये फाइनल आंसर आएगा। भाई साहब 50 मिनट से ऊपर लग गए क्वेश्चन में, बट तुम्हें आधा घंटा ही लगेगा। देखो इसको पहले हमने समझा है, ठीक है, फिर तुम मेरे साथ साथ कर रहे हो तो टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है, बट तुम्हें पेपर में 25 से 30 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं विश्वास कि ये हो जाएगा तो ऐसा करते हैं, अभी अभी देख लेते हैं। ये लो, ये हो गया ना आपका। अब सुनो ध्यान से जी, अब एक क्वेश्चन और, ये इस बार की ये भी एमटीपी का क्वेश्चन है और ये भी पहला क्वेश्चन है। अब यहां पे इन्होंने टेबल बना के नहीं दे रखी, इन्होंने बोला भाई साहब ये इसके नेट प्रॉफिट है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये इसके नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। अब डेबिट्स मतलब इस प्रॉफिट को लाने के लिए ये सब डेबिट कर रखा है। ठीक है, ये सब डेबिट कर रखा है, ये सब डेबिट कर रखा है। उसके बाद उसमें ये क्रेडिट कर रखा है, मतलब टेबल, वही टेबल की बात हो गई ना, डेबिट क्रेडिट, इन्होंने विदाउट टेबल दे दिया। और फिर यहां पे इन्होंने अदर इंफॉर्मेशन दे दी है, ये इन्होंने दे दी अदर इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी। और इसने बोल दिया टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, यहां पर वो पेबल पूछ रहे जी, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। फिर कौन से, इफ ओप्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब हमें नॉर्मल स्कीम से निकालना है जी। सर 80D का मैक्सिमम लिमिट था ना 50,000 पे, सीनियर सिटीजन है ना तो 50,000 की लिमिट है। नो, अगर सीनियर सिटीजन नहीं होता तो 25,000 की लिमिट होती जी। ठीक है जी, अब इसमें टैक्स पेबल निकालना है और नॉर्मल स्कीम से निकालना है, और एक क्वेश्चन भी 15 नंबर का है। अब ये आपने ट्राई करके आना है जी। ठीक है जी, ये आपने ट्राई करके आना है, बस एक बात ध्यान दो। अब देखता हूं तुम कितने मिनट में क्वेश्चन करके आते हो, तुम्हारे कितने स्टेप्स सही होते हैं, और तुम मुझसे इसमें कितने डाउट्स पूछते हो कल वाली क्लास में। ठीक है, तो पहले मैं कल इसके डाउट्स लूंगा। अभी आपने अभी टैक्स बंद नहीं करना, अभी इसमें आधा घंटा और लगा दो अभी, क्योंकि अभी टैक्स में दिमाग चल रहा है ना, थोड़ा सा फ्लो बन गया, तो फ्लो तोड़ना मत। अभी बैठ के एमटीबी तुम्हारे पास है ही है, ठीक है, नहीं है तो इसको मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अदरवाइज मैंने उसमें डाली हुई है जो लिंक तुम्हारे पास है, तो उसका ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो अभी के अभी बैठ के। जो डाउट्स आ रहे हैं मुझसे पूछ लेना, फिर कल अगले हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये एमटीपी 2 का है, ये क्वेश्चन जो है ये एमटीपी 2 का है। इस बार की जो एमटीपी है ये उसका एमटीपी 2 का क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 5 पे आपको दिया हुआ है। डन, लॉक कर दें इसको जी। तो आपने अभी बैठ के इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो कल एक तो ये वाले क्वेश्चन के डाउट लूंगा, और कल फिर जो आरटीपी में क्वेश्चन बना हुआ है, इस बार की आरटीपी के अंदर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो आरटीपी वाला क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा सर, अब मुझे नहीं पता कि आप कितने लगाओगे। ठीक है ना, मतलब आज 31वां लेक्चर, तो कम से कम 31 दिन से तो हम लगे ही हुए ना, कुछ ना कुछ तो 31 दिन में किया ही होगा, कुछ तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बड़ा ही होगा ना, तो बस ऐसे करते रहो जी। सर इसका आंसर भी एमटीपी के अंदर ही है, मतलब एमटीपी के आंसर भी अलग से आते ही हैं जी। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, सेम टाइम सेम जगह पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी। हाँ बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होती है जी, बिल्कुल 100% स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है।